You are currently the only person in this conference. Good morning, everyone. सुन पा रहे हैं सब लोग? गुड मॉर्निंग सर। जल्दी से ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं। ओके, चलिए बताइए क्या है आपका आंसर। सर मेरा टेंशन 500/28 न्यूटन है। टेंशन 500/28 न्यूटन 500/28। और ओके, नॉर्मल रिएक्शन 100/7। 2 kg ब्लॉक पर या 5 kg ब्लॉक पर? और दोनों पर सेम ही है। दोनों का नॉर्मल सेम है। हाँ मेरा सेम आया सर। 200/7 100/7। है। 100/7। 100/7।
ये है एक बच्चे का आंसर। Anyone else want to answer? किसी और का आंसर आया है? ओके, एक बात 5 kg और 2 kg से कनेक्टेड है और इसको 50 न्यूटन से हम आगे की तरफ पुल कर रहे हैं। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दोनों आगे बढ़ेंगे और दोनों का एक्सेलरेशन we can easily figure out. The acceleration is nothing but equals to 50 divided by 2 plus 5. तो ये हो जाएगा 50/7। This is how the acceleration of the two blocks. अब हम लोग बात करते हैं 2 kg ब्लॉक की। तो उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हमारा 2g ग्रेविटी का फोर्स, ग्राउंड से जो लग रहा है उसको मैं n1 से डिनोट करता हूँ, नॉर्मल। और उसके अलावा एक फोर्स है टेंशन, जो कि ऐसे लग रहा है। टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगता है, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, कि पहले इस बात को डिस्कस किया गया। इसका हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल दिया गया है वो दिया गया 37 डिग्री। यानी कि टेंशन का जो एक कंपोनेंट होगा T cos 37 और एक कंपोनेंट होगा T sin 37। ये जो T cos 37 है यही इसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कोई फोर्स है नहीं। इसलिए हम सीधे सीधे T cos of 37 is equals to mass into acceleration ये लिख सकते हैं। cos 37 is 4/5, तो T into 4/5 is equals to 100/7। तो ये अगर देखें तो ये 25 टाइम्स में जाएगा और टेंशन आ जाएगा 125/7। दिस इज द टेंशन। और अगर हम इसको कैंसिल आउट करें 4 से, तो ये हमारा 125/7 ही है। तो दिस इज करेक्ट। टेंशन 125/7 न्यूटन। लेकिन इसके बाद हमने दोनों ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन का भी कैलकुलेशन दे दिया है, तो हमको डायरेक्टली पहला कैलकुलेशन तो यही कर दिया। T1 sin 37 और N1 वर्टिकल डायरेक्शन में अलोंग y एक्सिस कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब T1 sin 37 प्लस N1 माइनस mg एंड दैट इज इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 है, या ऊपर की तरफ नेट फोर्स, नीचे की तरफ एक फोर्स नेट फोर्स, उसको इक्वेट कर दो। ये mg की जगह 2g लिखो डायरेक्ट, माइनस 2g इक्वल टू 0। अब यहाँ पर N1 क्या हो जाएगा? N1 हो जाएगा 20, 2g का वैल्यू 20 माइनस T1 sin 37। और T1 क्यों लिख रहा है? T लिखो सीधे। तो T का वैल्यू आया है 125/7। तो 125/7 इंटू
27, ये हो गया 3/5, तो 20 माइनस 75/7, ये हो जाएगा 140/7 माइनस 75। अरे 140 माइनस 75/7, और यहां से देखोगे तो ये आ जाएगा 65/7। ये हो गया N1 का वैल्यू। इसी तरह से N2 भी निकालना पड़ेगा। 5 kg के ऊपर भी नॉर्मल कितना लग रहा है वो भी निकालना पड़ेगा। उसके लिए 5 kg का हमको डायग्राम, फोर्स डायग्राम और एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये 5G, ये उसके ऊपर नॉर्मल N2, ये उसके ऊपर अप्लाइड फोर्स F, और जो टेंशन है वो इस तरीके से पीछे की तरफ लगेगा, ये हमको दिखाना पड़ेगा। और इसका एंगल ओरिएंटल डायरेक्शन, ये एंगल हमारा 37 है, ये तो गिवन ही था, तो ये हो जाएगा T cos 37। अब चूंकि ओरिएंटल डायरेक्शन में हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, T sin 37 देखेंगे। T sin 37 और mg को N2 बैलेंस कर रहा है, तो सीधे सीधे N2 इज इक्वल टू 5G प्लस T sin 37 इतना लिख देंगे। 5G ये हो जाएगा 50 प्लस T का वैल्यू हमारा आया था 125/7 इंटू साइन 37 T/5, तो 50 प्लस 25/7, 535। T50 प्लस 75/7, ये हो जाएगा 425/7। तो ये हमारे फाइनल आंसर है। तो एक आंसर आपका सही था बच्चे, 2 आंसर आपके गलत थे। अब ये बताइए कि दोनों आंसर गलत क्यों हुए? सर मैंने क्वेश्चन में सरफेस नहीं बनाया था। क्या? मैंने क्वेश्चन में सरफेस नहीं बनाया था मेरे बुक में। बिना सरफेस का नॉर्मल लगाओगे कैसे, ये बताओ। सर मुझे लगा हवा में लेके जा रहा था वो, और जो टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही नॉर्मल पकड़ना पड़ेगा। नॉर्मल लगाने के लिए कोई तो चाहिए। 2 kg और 5 kg के ऊपर अगर सरफेस हम बनाए ही ना, तो नॉर्मल लगेगा, कौन लगाएगा? ये दोनों आपस में कांटेक्ट में नहीं है। और स्ट्रिंग जो फोर्स लगा रहा है वो तो टेंशन हमने दिखा दिया। इसका मतलब ये है कि हम नॉर्मल गलत दिखा रहे हैं। अगर सरफेस हमने बनाया ही नहीं है तो आंसर होना चाहिए तो सर नॉर्मल लगेगा ही नहीं। और अगर, क्योंकि नॉर्मल के लिए कोई ना कोई एजेंट चाहिए और दोनों ब्लॉक के बीच गैप है, वो ब्लॉक नहीं है, वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसलिए नॉर्मल लगता ही नहीं अगर नीचे जमीन नहीं होती तो। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नॉर्मल जो है अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। तो नॉर्मल सेल्फ एडजस्टिंग वाली बात जो हमने बताई थी, टेंशन सेल्फ एडजस्टिंग वाली जो बात बताई थी, ये सब इसमें जस्टिफाई हो रहे हैं। देखो मैंने सोच लिया है, मेरे लाख आने के बावजूद बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो बच्चे टाइम से ज्वाइन कर रहे हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए मैं हर दिन एक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, और वो क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले आके मैं एक क्वेश्चन ही शेयर करूंगा, 1-2 मिनट उसको सॉल्व करने के लिए दूंगा और उसके बाद उसका डिस्कशन करूंगा, ताकि आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो बाकी बच्चों का तो ना छूटे, लेकिन वो डिस्कशन दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब देखो कि कैसे क्या करना है। क्वेश्चन देने के बाद 2-3 मिनट हम वेट कर सकते हैं, जो बच्चे ज्वाइन किए वो ट्राई करें, और उसके बाद उसका डिस्कशन होगा। इसमें लगभग 10 मिनट के 12 मिनट के लगभग लगते हैं। जैसे आज ही देखो 6:15 6:16 हो गया, और अभी तक 20 बच्चे ज्वाइन कर लिए, 19 बच्चे। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही हम
मीटिंग स्टार्ट के साथ शेयर कर देंगे, ताकि जो बच्चे जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ ऐसे भी बच्चों की तादाद बहुत है, क्लास में कम से कम 13-14 बच्चे हैं जो 6 बजे ही बिल्कुल ज्वाइन हो जाते हैं, 1 मिनट भी देर नहीं करते, तो उनका टाइम क्यों वेस्ट हो बाकी बच्चों के वेट में। इसलिए वो लोग क्वेश्चंस करेंगे और जो बच्चे लेट आएंगे वो बात की थ्योरी को सुनेंगे। तो ये हमारा एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कंपोनेंट्स वगैरह लेके काम करना। पिछले दिन हमने टेंशन के बारे में बहुत सारी बातें समझी थी। आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में, उसके बारे में बात समझेंगे। आज का भी डिस्कशन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। स्प्रिंग फोर्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ हमारा फोर्स है वो है स्प्रिंग फोर्स। कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स में स्प्रिंग क्या होता है, तो कायदे से देखा जाए तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग। बहुत सारे पेन के अंदर हम लोग देख सकते हैं इस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। चॉकर होते हैं मोटरसाइकिल के, साइकिल के, हर जगह स्प्रिंग का कोई लिमिटेशन नहीं कि कहाँ नहीं यूज होता, हर जगह यूज होता है। एक आइडियल स्प्रिंग मासलेस होता है, जब तक कि इसमें इसको मास है ऐसा ना बोला जाए, मासलेस होता है। और इसका एक नेचुरल लेंथ होता है, ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं एल नॉट, नेचुरल लेंथ। कोई भी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर हो तो फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। दैट मीन्स स्प्रिंग डज नॉट exert any force at its natural length. अब बोलिए। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर वो पहले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड था। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन के लिए डाउट है? नहीं सर, एक चीज पूछनी थी, अगर सिनेरियो चेंज कर दिया तो उससे रिलेटेड। बोलो। सर अगर ये बीच में एक ऐसा ब्लॉक रखा होता जो कि मासलेस होता, तो नॉर्मल रिएक्शन पे कुछ फर्क पड़ता क्या? एक्चुअली क्या है, अगर मासलेस होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। मासलेस है तो उसका एक्सेलरेशन का कोई मतलब नहीं है, उसके ऊपर फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, तो रखो या ना रखो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सर ये जब आपने क्वेश्चन दिया था तब मुझे लगा था वो वैसा ही है, तो नहीं, इसलिए। अगर एक मिनट, अगर वो मासलेस ब्लॉक होता ऐसा सोचो, तो ये 5 केजी तो आगे बढ़ जाता ना, ये 2 केजी साथ क्यों जाता अगर ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। इसलिए मैंने टेंशन लिखा है। अगर मान लो हाँ तुम सर, इसको वही एक ध्यान ब्लॉक में की नहीं तरह देख रहे हो, पॉसिबिलिटी है। था, अगर हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा था तो एक तरीके से इसको एक ब्लॉक देख लेते, लेकिन अगर ये ब्लॉक देख लेते तो हम 5 केजी को फोर्स लगा रहे थे, ये पूरा पीछे रह जाता और सिर्फ 5 केजी आगे जाता, खत्म बात। ये दोनों जाते ही नहीं। हमारे ठीक पास है सर। अगर 3 ब्लॉक है और हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो ये दोनों क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे। नॉर्मल पुलिंग नेचर का तो लगता है नहीं, लेकिन क्वेश्चन में ब्लॉक ना होकर स्ट्रिंग था और इसीलिए हमने टेंशन वर्ड यूज किया। खैर, तो स्प्रिंग डजंट एक्सर्ट एनी फोर्स एट इट्स नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ पर कोई भी फोर्स नहीं लगाता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर नेचुरल लेंथ पर ना हो तो दो पॉसिबिलिटीज है, एक को बोलते हैं कॉम्प्रेस्ड स्टेट, और एक है एक्सपैंडेड स्टेट।
कॉम्प्रेस्ड स्टेट में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, तो कॉम्प्रेस कर दिया गया, और एक्सपेंडेड स्टेट में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी। हमको ये डायग्राम दिखाने की जरूरत वैसे नहीं है कि एक्सपेंडेड कंडीशन में स्प्रिंग कैसा दिखेगा, लेकिन फोर्स के डायरेक्शन को समझना जरूरी है। कॉम्प्रेस्ड स्टेट में जब भी स्प्रिंग होगा तो दोनों एंड पर अवे की तरफ फोर्स लगाता है, दोनों एंड पर, और एक्सपेंडेड कंडीशन में होगा तो दोनों एंड पर टुवर्ड्स फोर्स लगाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी हम लोग के दिमाग में बैठनी चाहिए कि स्प्रिंग अगर फोर्स लगाएगा तो एक एंड पर नहीं लगाएगा, दोनों एंड पर लगाएगा। स्प्रिंग अप्लाई फोर्स एट बोथ एंड्स। दूसरा, दोनों एंड पर फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा। फोर्स एट बोथ द एंड्स will be in opposite sense. अब कितना लगाएगा ये हमको समझना है। नेचुरल लेंथ पर रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कॉम्प्रेस्ड स्टेट में रहेगा तो इस तरीके से लगाएगा, ये एक्सपैंड होना चाहेगा, अपने नेचुरल लेंथ पर आना चाहेगा। सिमिलरली एक्सपैंडेड कंडीशन में हुआ तो भी इस तरीके से फोर्स लगाएगा जैसे ये वापस से अपने नेचुरल लेंथ पर आना चाहता है। अब ये जो फोर्स होता है, दिस फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स x। ये जो हर स्प्रिंग के साथ हमको एक स्प्रिंग कांस्टेंट, ये जो k है इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट ये दिया जाता है, और x जो है ये हमारा एक्सपेंशन और कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन स्लैश कॉम्प्रेशन। स्प्रिंग को कितने से कॉम्प्रेस किया गया, कितने से एक्सपैंड किया गया, ये उसका वैल्यू है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, और हर स्प्रिंग के साथ ये टर्म हमको गिवन रहेगा। जैसे ये स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हमने लेट्स से 200 न्यूटन पर मीटर डाल दिया, तो अगर इस स्प्रिंग को 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, इफ द गिवन स्प्रिंग is expanded slash compressed by 10 centimeter as shown in the diagram। तो ये जो दोनों डायग्राम है, अगर मान लो 10 सेंटीमीटर से इसको कंप्रेस कर दिया गया हो या 10 सेंटीमीटर से एक्सपैंड कर दिया गया हो, जो भी फोर्स हमने दिखाया है उसका वैल्यू हो जाएगा 200 इंटू 10 सेंटीमीटर है तो 10/100 तो करना ही पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा 20 न्यूटन। और हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है इसको चाहो तो एफ एस कर दो या एफ, जो भी, मतलब मैंने हर जगह एफ दिखाया है डायग्राम्स में, इसको स्प्रिंग फोर्स को एफ एस ऐसा दिखा सकते हैं या एफ ही दिखा, कोई दिक्कत। ये एक नॉट अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स।
ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स नहीं है, और इसका वैल्यू हमेशा के एक्स के बराबर ही होगा, नहीं इससे ज्यादा नहीं इससे कम। इसलिए जब भी हम स्प्रिंग के लिए कितना फोर्स लग रहा है ये निकालेंगे तो इस सिचुएशन पर डिपेंड नहीं करेगा कि स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन है और कितना एक्सपेंशन है, सिर्फ और सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा। और इस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है वो भी, उसके अंदर भी स्प्रिंग ही होता है। जैसे एक नॉर्मल स्प्रिंग बैलेंस के बारे में बात करूं, और अभी के लिए सारे डिस्कशंस में स्प्रिंग बैलेंस मासलेस होंगे, ये हम लोग लेके चलेंगे। अगर हमने एक 5 kg ब्लॉक इस तरह से लटकाया हुआ है 5 kg, और ये स्प्रिंग बैलेंस इस तरह से दिखाया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए रीडिंग क्या होगा, व्हाट इज द रीडिंग इन द स्प्रिंग, तो इसमें जो रीडिंग होगा इसके ऊपर 5G नीचे की तरफ लग रहा है, और स्प्रिंग के कारण जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है। इसको सीधे सीधे हम लोग 5G या तो 50 न्यूटन लिख सकते हैं, नहीं तो जैसा मैंने बताया था स्प्रिंग को भी कैलिब्रेट कर दिया जाता है केजी में, और 50/G केजी, 50 न्यूटन को 5 kg/WT ऐसा बोला जा सकता है। इसको केजी में भी दिखा सकते हैं, kg/WT में। इसमें दिखाना है, फाइनल आंसर किस टर्म्स में चाहिए वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन ये भी हमारा इसका वेट शो करता है, 5 kg कितना वेट है वो शो करता है। अगर मान लो इस स्प्रिंग बैलेंस को, ये जो एक स्प्रिंग बैलेंस है, हमने ऐसे 3 स्प्रिंग बैलेंस कनेक्ट कर दिए, एक, दो, और ये 3। ये 3 स्प्रिंग बैलेंस है, और नीचे हमने एक ब्लॉक लटकाया है 3 kg का। ये स्प्रिंग है R1, इसकी रीडिंग को R1, इसकी रीडिंग को R2 और इसकी रीडिंग को R3 बोलेंगे, और तीनों मासलेस स्प्रिंग बैलेंस है। ऑल स्प्रिंग बैलेंस आर मासलेस। चलिए बताइए R1, R2, R3 का वैल्यू क्या होगा, रीडिंग ऑफ दिस 3 स्प्रिंग बैलेंस इंडिविजुअली क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे लेट आज कौन ज्वाइन किया, खैर वो तो मैं देख लूंगा स्टैटिक से, लेकिन किसने सबसे लेट ज्वाइन किया है, बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, और सारे बच्चों को बोलना उचित नहीं है क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइम से भी ज्वाइन कर रहे हैं। सिर्फ 2 बच्चे हैं।
चलिए बताइए, आद्या आप बताएं। सर 10 न्यूटन ईच। 10 न्यूटन इच। मतलब सर 30 न्यूटन ईच, क्योंकि वो स्प्रिंग मासलेस है, तो स्प्रिंग बैलेंस मासलेस है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, हाँ सर, वो दिस 30 न्यूटन होगा, वो मासलेस स्ट्रिंग है, मैंने देखा नहीं। और अगर मास मास होता उसमें तो ये 10 होते हैं ऐसा? नहीं सर, 30 तो नहीं होता। तो 30 से ज्यादा होता ना। 10 किस 10 किसी हाँ एंगल सर, से वो 30 न्यूटन ही आएगा इसका आंसर। मैंने पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा। ठीक है सर। ये जो कौन सा लॉजिक तुमने लगाया ना, यही लॉजिक लगाने के लिए ही ये क्वेश्चन बनता है, ताकि वो सड़िया लॉजिक बाहर निकल जाए हमेशा के लिए। क्वेश्चन बनता ही इसी के लिए कि कोई बच्चा 10 आंसर कर दे। सबसे पहले हम लोग को एक बात समझनी है कि कभी भी कोई इस तरह से स्प्रिंग बैलेंस दे दिया जाए तो उसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो वर्क करता है वो ये, और स्प्रिंग बैलेंस, और खास करके जब मासलेस है, और मासलेस ही मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, तो स्प्रिंग बैलेंस बिहेव्स एज अ स्ट्रिंग। स्प्रिंग बैलेंस को एक स्ट्रिंग की तरह हम देख सकते हैं इस तरह के सिचुएशंस में, हमेशा नहीं। रिप्लेस द स्प्रिंग by string and find the tension in the string. Reading of spring balance will be equal to tension in the string. और ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है कि स्प्रिंग बैलेंस बिहेव्स एज ए स्ट्रिंग, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडेड कंडीशन में, ये ऑब्वियस है। स्प्रिंग बैलेंस कभी भी कॉम्प्रेशन नहीं हो सकता। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस से कोई भी वजन मेजर करते हैं, कोई भी वेट मेजर करते हैं, तो उसमें एक्सपेंशन होता है, ना कि उसमें कॉम्प्रेशन होता है। रहता है उसके अंदर स्प्रिंग है, लेकिन होता एक्सपेंशन है उसका। इसलिए ये बात स्प्रिंग बैलेंस के लिए हमेशा ट्रू होगी। लेकिन फिर भी मैंने इसको मेंशन कर दिया एक्सप्लिसिटली कि एक्सपेंशन में ही ये चीज को इम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्रेस कंडीशन स्ट्रिंग कभी कॉम्प्रेस नहीं होता, स्ट्रिंग जो है वो स्लैग हो जाता है। तो जब भी कोई स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन आए और हमको कंफ्यूजन है, तो हम सबको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर भी ये काम किया जा सकता था। ये जो स्प्रिंग बैलेंस है उसको भी एक स्ट्रिंग से, इसको भी एक स्ट्रिंग से, और इसको भी एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे, तो अपने को पता है इसके ऊपर जो फोर्स है वो 3G है, और इसको बैलेंस करने के लिए जो टेंशन चाहिए वो 3G चाहिए। और ये टेंशन अगर यहाँ पर 3G है तो यहाँ भी 3G होगा और यहाँ भी 3G होगा, क्योंकि ये सब मासलेस है, और मासलेस स्ट्रिंग में टेंशन सेम होता है। तो रीडिंग सबका 30 30 30 होगा, और ऐसे 10 स्प्रिंग स्प्रिंग बैलेंस भी लगा देते तो सबका रीडिंग 30 30 30 ही होता। ऐसा नहीं होगा कि ये 3 kg डिवाइड हो जाएगा बाई 3, या फिर 5 kg है तो डिवाइड हो जाएगा बाई 3। ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत लॉजिक। और इसी बेसिस पर कुछ और आगे के क्वेश्चन बनेंगे, बहुत केयरफुली देखना है और उसको सॉल्व करना है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए,
इस तरह का एक सिस्टम दिया गया है, आपसे पूछा गया कि रीडिंग क्या होगा, व्हाट विल बी द रीडिंग। हाँ, आप ये बताएं वेरी फास्ट। सर 100 न्यूटन। 100 न्यूटन, ओके। नेक्स्ट। एनीवन एल्स? किसी को रीडिंग नहीं समझ आ रही इस केस पे? अरे राम। हाँ बताइए आदि आप। सर मेरा भी 100 न्यूटन ही है। सीरियसली 100 न्यूटन? किसी का आंसर 50 न्यूटन नहीं है क्या? कृष्णा बताओ। सर 15 न्यूटन। ये 100 कहाँ से दिमाग में आ रहा है यार तुम लोग के? 5 kg का ब्लॉक है, एक स्प्रिंग बैलेंस है, इसको सीधे ऐसे लटका नहीं, सीधे नहीं लटका के एक पुल्ली के थ्रू लटका दिया, क्या दिक्कत हुआ हमको नहीं समझ आ रहा है। ये 100 न्यूटन का लॉजिक क्या है? और दो बच्चे बता दिए सेम आंसर, तो अब तो बनता है ये पूछना कि ये कैसे आता है, हाउ। जैसे हमने जो अभी लॉजिक दिया, अगर उसके अकॉर्डिंग भी देखें तो एक स्ट्रिंग अगर लगा देंगे एक स्ट्रिंग अगर इसके बदले लगा देंगे तो उस स्ट्रिंग में टेंशन 100 न्यूटन हो जाएगा, तो ये अपने आप ऊपर खींचा चला जाएगा। कैसे आया ये 100? आप यहाँ बताइए कैसे आ गया ये 100? ये तो क्वेश्चन ही नहीं था, क्वेश्चन तो इसके बाद आने वाला था, ये तो हमने सोचा कि ऑब्वियसली पूछ लेते हैं ताकि इसके बाद वाला क्वेश्चन समझ में आए, और तुम लोग इसी क्वेश्चन में गच्चा खा गए। कैसे होगा बताओ, ये कैसे आया 50? क्या है लॉजिक? सर टेंशन 2T लिया था इसीलिए। 1 मिनट, एकदम ब्लाइंडली क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग बिना इंटरेस्ट लिए, तभी ऐसा हो सकता है। इसमें टेंशन टी, इसमें टेंशन टी, और इसमें टेंशन 2T नहीं होगा। पहली बात, ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, तो इसमें तो टेंशन सेम ही होगा ना बच्चे। इसमें टेंशन 2T होता है ना, इस केस में जी इसमें भी टेंशन 2T नहीं होगा। 100 न्यूटन इज अ रॉन्ग आंसर, एकदम कंप्लीटली रॉन्ग आंसर, इसका कोई लॉजिक तर्क नहीं बनता। और ये क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं पूछा था कि ये क्वेश्चन है, ये तो हमने जस्ट पूछ लिया था कि इसके बाद जो क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं उसके लिए ये बेसिक का काम करता है, तो तुम लोग इसी में गच्चा खा गए। है, अब हमने क्या किया, ये जो सिचुएशन है उसको थोड़ा चेंज किया। एक 5 kg इधर से लटका दिया और एक 5 kg इधर से लटका दिया। अब आपसे पूछा गया कि अब रीडिंग क्या होगा। बोलार बताइए। सर 50 न्यूटन ही होगा। ओके, नूपुर आप बताइए।
सर 0। ओके, और कौन कौन बच्चे हैं आंसर करने वाले? आधे आप बताइए। सर 50 न्यूटन। ओके, और बाकी बच्चे कुछ नहीं करना चाहते, ना आंसर देना चाहते हैं ना आंसर लेना चाहते हैं, शांत शांत बैठे वाले बच्चे। पिछले दिन हमने ऑलरेडी इस पर बहुत कुछ बात करी है, और फिर भी तुम लोग पॉजिटिवली आंसर नहीं कर रहे हैं। सही बता रहे, ऑफलाइन क्लास के दिन फिर और खरी खोटी सुनाएंगे। आंसर तो होगा ही, नहीं होगा कैसे नहीं होगा? इतनी देर से अगर बच्चा कोई सुन रहा है तो आंसर तो उसका कुछ ना कुछ बनेगा ही। 0 बने, 50 बने, 100 बने, जो भी बने। तो नहीं आंसर बन रहा है, ये एकदम नॉनसेंस बात है। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो 150 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 0, ये 0 क्यों होगा? वाई 0? स्प्रिंग कभी भी एक एंड पर फोर्स लगाएगा। और दूसरी बात, ये 5 केजी का ब्लॉक, ये जो 5 केजी का ब्लॉक है, इसको अगर रेस्ट में रखना है तो इस पर तो बिना टेंशन के तो लगेगा नहीं। और ये भी 5 केजी का ब्लॉक, इस पर भी बिना टेंशन के बात बनेगा नहीं। इस पर भी टेंशन है 50 न्यूटन, और इस पर भी टेंशन है 50 न्यूटन। तो एक जो थोड़ा सा कम सेंसिबल आंसर, बट फिर भी उसको हम सेंसिबल बोल सकते हैं, 100 न्यूटन बच्चे जनरली बोलते हैं इसका आंसर 100। ये भी गलत है एक्चुअली, बट 100 न्यूटन बोलते हैं, क्योंकि ये 50 न्यूटन और ये 50 न्यूटन, तो 50 और 50 100 हो जाए। दैट इज ऑल्सो सेंसलेस लॉजिक। हमने अभी पहले ही बताया कि स्प्रिंग कभी भी एक एंड पर फोर्स नहीं लगा सकता। और यहाँ पर ये जो ऊपर का डायग्राम, ये जो क्वेश्चन था, ये इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर ये जो 50 न्यूटन का जो फोर्स है इस एंड पर, ये दीवार की वजह से लग रहा है। ये जो वॉल है, ये यहाँ पर 50 न्यूटन का फोर्स इस स्ट्रिंग को बोलो या इस कॉर्ड को बोलो, ये प्रोवाइड कर रहा है। और यही 50 न्यूटन अगर हमने एक मास को लटका के लगा दिया तो क्या दिक्कत है? तो ये डायग्राम और ये डायग्राम देखने में भले किसी को अलग अलग दिख सकते हैं, बट दोनों एग्जैक्टली सेम है एज फार एज द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज कंसर्न। और जो बेसिक लॉजिक हमने पहले सिखाया था, अगर हम इसको एक वायर से रिप्लेस कर दें, 5 केजी और 5 केजी दोनों में टेंशन T और 50 न्यूटन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। यहाँ भी एक वायर से रिप्लेस कर दे तो कहानी सेम है, टी टी और टी 50 न्यूटन हर जगह। तो ये जो स्टेटमेंट लिखवाया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर इसको जेहन में बैठाओगे तो, नहीं तो हर बार एक क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन का कोई गुंजाइश ही नहीं। बहुत सिंपल तरीके से हम स्प्रिंग फोर्स निकाल सकते हैं। लेकिन एक इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग किस केस में ऐड करने वाला हूं, और जिससे कहानी में, अगर ये दोनों 5 केजी के नहीं होते तब क्या होता? जैसे अब इसका रीडिंग क्या होगा वो बताओ। अगेन ये मासलेस स्प्रिंग बैलेंस है, और ये सारी चीजें एस टी दी हुई। हाँ नुपुर बताइए।
सर 40 न्यूटन। 50 30 80 का हाफ। ओहो, तुम लोग अभी भी बच्चों जैसा काम कर रहे हो। आप या बताएं। सर 20 न्यूटन। बाई 4। ये सब जो लॉजिक है, अगर मैं पूछ दूं कैसे आया, बताने में तुम खुद ही हिचकोगे। चलो नुपुर, आप बताओ कैसे आया 40। मैंने हमको तो आपका लॉजिक वैसे समझ आ गया। 50 + 30/2 किया। आप यहाँ बताओ 20 कैसे आ गया। सर 5G और 3G मतलब रिजल्टेंट अच्छा, दोनों को 2G माइनस में। कर दीजिए। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। माइनस करने सर से भी तो हो सकता है। हाँ बोलो। सर मेरा 200/6 है। 200/6 और 100/3 बोल सकते हैं इसको, न्यूटन। इसमें कुछ दम लग रहा है। वेट अ मिनट। 15 दूनी 30 300/8। एक मिनट, मेरे को कैलकुलेट कर लेने दो। कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, देखो, तुम लोग जब तक मेरी इस बात को दिमाग में नहीं बैठाओगे बच्चे, हम ऐसे ही फंसाते रह चले जाएंगे और तुम लोग फंसते चले जाओगे। तुम लोग बात समझ नहीं रहे हो कि जो भी बच्चे ये प्लस करके आंसर दे रहे हैं और माइनस करके आंसर दे रहे हैं, ये बिल्कुल भी ये लॉजिक से उनका कोई सरोकार नहीं है जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। रिप्लेस द स्प्रिंग बाय अ स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये करने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ सर, क्योंकि आंसर अगर वही है। ये करने में इंटरेस्ट होता तो ये सब क्वेश्चन अब तक गलत होते ही नहीं। ये प्लस करना, ये माइनस करना, ये होता ही नहीं, होता ही नहीं। लेकिन तुम लोग इस स्टेटमेंट को लाइटली ले रहे हो और मेरे को बार बार फंसाना पड़ रहा है तुम लोग को इस बात के लिए कि तुम इसको लाइटली मत लो। अगर कोई इसको एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दे तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो ब्लॉक है वो ऊपर जाएगा और ये जो ब्लॉक है वो नीचे जाएगा और एक्सेलरेशन दोनों के सेम होंगे क्योंकि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अगर इसमें टेंशन टी हुआ, इसमें टेंशन टी हुआ, इसमें टेंशन टी हुआ, तो ये हो जाएगा 3G और ये हो जाएगा T और ये हो जाएगा 5G, ये हो गया T। तो हम इक्वेशंस बना सकते हैं कि 5G माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू ए, और उसमें हो जाएगा T माइनस 3G इज इक्वल टू 3 इंटू ए, और डायरेक्टली ऐड करेंगे तो यहाँ से ए निकल जाएगा और सीधे सीधे ये हो जाएगा 2G इज इक्वल टू 8A। तो ए हमारा हो जाएगा 2G/8 और G/4। और अब किसी भी एक इक्वेशन में अगर इस वैल्यू को डाल दें तो 5G माइनस T इज इक्वल टू 5 इंटू G/4। टी हमारा हो जाएगा 5G माइनस 5G/4। टी हो जाएगा 5G इंटू 3/4। तो 50 दिया 150/4, 75/2, 37.5 न्यूटन। अगर हमारा जो हमने जो स्टेटमेंट आपको बीच बीच में क्वेश्चन के दे रहे हैं, इसको तुम इग्नोर करने की कोशिश करोगे तो तुमको क्वेश्चन आसानी से फंसा देगा
और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये जितनी भी लाइन्स हमने लिखी है भी तो नहीं लिखी है, एक एक वर्ड का मतलब है। हाँ, ये अलग बात है कि तुम उसको वैल्यू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है। एक एक वर्ड यहां से यहां तक जितना लिखा गया है सबका मतलब है, भी कुछ भी नहीं लिखा गया। तो बहुत ध्यान से सारे स्टेटमेंट को पढ़ना है और तब जाके उसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। अपने मन से ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐसा सोचने का हमने कभी ऐसा लॉजिक आपको नहीं बताया कि इसमें ऐड हो जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जो लॉजिक हम बता रहे हैं अगर वो लॉजिक लगाओगे तो ऐड सब्ट्रैक्शन की बात ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो कोई लगाने वाला ही नहीं। ये बात समझ आ रही है? क्लियर है ये? एक और क्वेश्चन, ये दो ब्लॉक हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक है 2 kg और एक है 3 kg, और 3 kg के ऊपर एक फोर्स लग रहा है लेट से 15 न्यूटन का। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, acceleration of 3 kg is 3 meter per second square towards right, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है ये 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन of 2 kg at same instant. बाकी बच्चे भी ट्राई करें। ओके, आप फिर आप बताएं। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ्ट? टुवर्ड्स राइट। ओके, वो भी आप बताएं। सर मेरा भी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टुवर्ड्स राइट? यस सर। ओके, साक्षी आप बताएं। सर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ओके, मतलब सारे बच्चों का सेम ही आंसर है। लेट्स सी, ये जो 3 kg का ब्लॉक है इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं 15। कैसे सोचना होता है इस क्वेश्चन को, वो ध्यान से समझो। 15 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं, अगर सिर्फ यही फोर्स लग रहा होता तो इस मास का एक्सेलरेशन 5 तो जरूर होता, 15/3, लेकिन उससे कम है। ये जो एक्सेलरेशन है ये उससे कम है।
यानी कि कोई ना कोई एक फोर्स है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और ये स्प्रिंग फोर्स ही हो सकता है। और कितना लग रहा है? तो 15 माइनस एफ एस दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 3 इंटू 3। यहां से हमको एफ एस का जो वैल्यू है वो पता चल जाएगा 6 न्यूटन। और जैसा मैंने बताया कि स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, इसलिए जो दूसरा एंड है वहां पर स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा और वैल्यू सेम होगी। तो इस 2 kg के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एफ एस लग रहा है, ये अप्लाइड फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा है। तो 2 kg का ब्लॉक है, 6 न्यूटन का फोर्स है, तो एक्सेलरेशन सिंपली 6/2 3 meter per second square, and that is also towards right. Absolutely correct answer. Very very good. और इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं देखता हूँ कि सारे बच्चों को ये बात समझ आई, क्योंकि ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा हो गया 5 kg, ये हो गया लेट से 4 kg, और इस पर एक फोर्स हम लगा रहे हैं 30 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन दिया गया है टुवर्ड्स लेफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर 4 kg का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। पीछे की तरफ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg एट द सेम इंस्टेंट। अब इसमें एक दो हैंड से बात बनेगा नहीं, ये एक दो हैंड वाला क्वेश्चन है नहीं। आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर। अभी भी बहुत कम हैंडल्स है। उसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने सारे बच्चों ने इसको सॉल्व किया था, फिर इस क्वेश्चन में ऐसा क्या दिक्कत हो गया? जैसे पिछले क्वेश्चन में सोचना था बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन में भी सोचना है, तो इसमें अलग कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चलिए आप यहाँ बताएं। Sir, 22/5 meter per second square towards right. ओके कृष्णा, आप बताओ। Sir, 22/5 meter per second toward right. आंसर आद्या सेम आंसर है। हाँ सर, सेम आंसर। मल्हार सर मेरा 38/5 है। कितना? 38/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। 38/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ओके लेट्स सी। और कोई बच्चा आंसर करना चाहता है? ओके सबसे पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बात बताई थी और इसमें भी बता रहा हूँ, ये 4 kg के ऊपर अप्लाइड फोर्स का कहीं कोई रोल नहीं है। ये 4 kg सिर्फ स्प्रिंग से ही कनेक्टेड है, और इस पर जो भी फोर्स लग सकता है वो स्प्रिंग के कारण लग सकता है। और हमने एक्सेलरेशन को टुवर्ड्स लेफ्ट दिखाया है,
इसका सीधा सा मतलब है कि इसके ऊपर फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रहा है। कैसा लग रहा है, क्यों लग रहा है, ये बात की बात है। लेकिन इस 4 kg के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो पीछे की तरफ लग रहा है ऐसा, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो मास टाइम्स एक्सेलरेशन दैट इज 4 into 2, 8 न्यूटन। स्प्रिंग दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, पुशिंग पुलिंग दोनों। अब ये एक इंस्टेंट है जिसमें स्प्रिंग इसको धकेल रहा है पीछे की तरफ, यानी अगर इस एंड पर स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है तो इस एंड पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये कॉम्प्रेस्ड स्टेट की तरह बिहेव कर रहा है, कॉम्प्रेस्ड। इसके पहले वाले सिचुएशन में स्प्रिंग एक्सपेंडेड कंडीशन में था, तो दोनों एंड पर एक्सपेंडेड कंडीशन में कैसा फोर्स लगता है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये जो डायग्राम यहाँ पर बना है तो एक्सपेंडेड स्टेट में और कॉम्प्रेस्ड स्टेट में कैसे फोर्स लगाता है ये बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर 8 न्यूटन का फोर्स 5 kg के ऊपर कैसा लगेगा, तो राइट की तरफ लगेगा, यानी 5 kg के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 30 न्यूटन तो लग ही रहा है, दूसरा स्प्रिंग फोर्स भी टुवर्ड्स राइट ही लग रहा है 8 न्यूटन। बाकी वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस मैं नहीं दिखाना चाहता, 5G नॉर्मल, उसी तरह से यहाँ पर 4G नॉर्मल। तो ये तो खैर वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्सेस वो तो चलते रहेंगे, उसका कोई जरूरत नहीं है अभी। लेकिन मेन हमारा काम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल फोर्स हो गया 38, और 38/5 इज द एक्सेलरेशन। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है 38/5, और ये रॉन्ग है। देखते देखते क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। डायरेक्शन ऑफ स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पर अपोजिट डायरेक्शन में होना, ये बात कहीं जेहन में बैठा लो, इसमें मैक्सिमम बच्चे यहीं पर आके लुढ़कते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या पूछा जा सकता है, इससे पूछा जा सकता है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन हो, लाइक के का वैल्यू दे दिया जाए 100 न्यूटन पर मीटर, एक्सपेंशन कितना है, कंप्रेशन कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो 100 into x और स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू आ गया था 8, इससे हम इजिली निकाल सकते हैं। मान लो हमसे पूछा जाएगा कि एक्सपेंशन कितना है या कंप्रेशन कितना है, तो हमने देखा है कंप्रेस्ड स्टेट में है तो k into x इज इक्वल टू 8 कर देंगे, तो x का वैल्यू 8/100 दैट इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो स्प्रिंग में 8 सेंटीमीटर का कंप्रेशन है एट दैट इंस्टेंट। बहुत ही आसानी से ये आंसर किया जा सकता है, दिस इज कंप्रेशन। स्प्रिंग फोर्स अपने आप में एक बहुत ही नायाब है, और उससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेडिकल में तो थोड़ा लिमिटेशन भी लगता है, इंजीनियरिंग को ऐड कर दिया जाए तो फिर दिमाग खराब करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। और हम बात करते हैं कटिंग, स्प्रिंग को अगर कट किया जाए तो क्या होगा। देखो स्प्रिंग जो है उसका एक नेचुरल लेंथ होता है, और हर स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। तुम नेचुरल लेंथ को एंड टू एंड ले लो, कहीं से भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फॉर अ स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ, इस वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। क्यों होती है ये सब अभी हम मतलब डिटेल में बात नहीं करेंगे, इससे बहुत टाइम लगेगा। अभी के लिए बस ये हमको समझ में आना चाहिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर अगर हमने इसको कट कर दिया, सपोज इसको बीचों बीच कट कर दिया लाइक दिस, तो हमको दो स्प्रिंग मिल जाएंगे। इसका लेंथ हो जाएगा L0/2, इसका लेंथ हो जाएगा L0/2, लेंथ हाफ हो गया।
और इसके स्प्रिंग कांस्टेंट चूंकि आइडेंटिकल है तो मैं के डैश से डिनोट करता हूँ, दोनों के सेम होने चाहिए। क्वेश्चन ये है कि के डैश इंटू एल नॉट बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू एल नॉट। ये सब एक कांस्टेंट के बराबर है, इसलिए इसको इक्वेट कर सकते हैं और इससे यहां से हमारा के डैश जो है वो 2k हो जाएगा। मतलब जब भी हम स्प्रिंग को कट करेंगे, व्हेनेवर a spring is cut, the spring constant increases. स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ जाएगा। अगर हमने इसको 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में काट दिया और लेट से इक्वली काटा, अलग अलग भी काट सकते हैं लेकिन इक्वली काट, तो ये 3 स्प्रिंग जो बनेंगे, इन तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, कौन बताएगा? ये स्प्रिंग को हमने 3 इक्वल पार्ट में काट दिया, कट इन 3 इक्वल पीसेस। तो अगर तुम लोग पीछे वाला लॉजिक लगाओगे, सबका लेंथ एल नॉट बाई 3 हो जाएगा और फिर से स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू लेंथ का अगर सेम किया जाए, ये जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है, ये जो कॉन्सेप्ट यूज किया है, तो उसके बेसिस पर इन तीनों का इंडिविजुअल स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 3k। उसी तरह से अगर n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया जाए, तो जनरल एक्सप्रेशन की अगर बात करें, अगर एक स्प्रिंग है और उसको n इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया, कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, तो एक छोटा सा जो स्प्रिंग कट करके जो बनेगा, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? सेम लॉजिक से ये हमारा हो जाएगा n टाइम्स k, सबका स्प्रिंग कांस्टेंट n टाइम्स k हो जाएगा। एंड सो ऑन। अगर हमने 2 ही पार्ट में काटा और बराबर नहीं काटा, तब क्या होगा? इसी में एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है, when spring is cut into 2 unequal parts, लाइक ये हमारे स्प्रिंग है, हम अगर बराबर बराबर काटते हैं तब तो 1:1 का रेशियो होता है, लेकिन मान लो हम इसको छोटा बड़ा काटते हैं तो इसका कोई रेशियो हो सकता है m:n, कोई भी एक रेशियो हम ले सकते हैं। तो इनिशियल स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा है k। अब ये जो 2 स्प्रिंग बने, एक m वाला बना, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमने km लिख दिया, एक जो n वाला बना उसके स्प्रिंग कांस्टेंट को kn लिख दिया, तो km और kn इन टर्म्स ऑफ kmn क्या होगा? अगेन द सेम लॉजिक, अगर ये m:n के रेशियो में टूटा है तो उसका लेंथ जो होगा lm बाई ln इज इक्वल टू m बाई n, यही तो है, और दोनों का सम lm प्लस ln, ये उसका नेचुरल लेंथ है l0। अगर ये दोनों चीजों को क्लब किया जाए, और ये सब चीजें मैंने बहुत बार बताई हैं आपको, रेशियो दिया हो और सम दिया हो तो इंडिविजुअल लेंथ क्या होता है ये निकालने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, दैट इज इक्वल टू m प्लस n। उसी तरह से ln, उसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा n इंटू एल नॉट डिवाइड बाई m प्लस n। और जब ये लेंथ हो गए तो हम इजीली इसको इक्वेट कर सकते हैं आपस में, दैट इज km इंटू lm इज इक्वल टू kn इंटू ln इज इक्वल टू k इंटू n। अब इंडिविजुअली अगर वैल्यू पुट करोगे तो जो आंसर आएगा
के एम, इसका वैल्यू आ जाएगा के टाइम्स एम प्लस एन अपॉन एम, और उसी तरह से के एन ये जो आएगा वो आ जाएगा के एम प्लस एन अपॉन एन। तो ये हमारे स्प्रिंग कांस्टेंट्स हैं कट करने के बाद, अगर m/n रेशियो है। हर बार देखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, ये इस बात से समझ में आएगा m प्लस n और डिवाइड कर दिया m से, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ये भी हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू है, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। तो कोई भी स्प्रिंग को कट करने पर उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता है, ये बात समझ में आनी चाहिए। कैसे निकालेंगे? तो इक्वल पार्ट हो तो डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उतने से, और अगर अनइक्वल पार्ट हो m/n इस तरह का 1:2 के रेशियो में तोड़ दिया, तो 2:3 के रेशियो में तोड़ दिया, तो ये हमारा। अब मान लेते हैं कि स्प्रिंग को ज्वाइन करना है, कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट, उनको ज्वाइन करना है, वो भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। अब इसमें दो तीन बातें हैं, जैसे एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, बोलते हैं सीरीज। एक स्प्रिंग सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन सब के मैथमेटिकल प्रूफ है। जैसे अगर ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, और इसको हमने सीरीज में लगा दिया, तो ये जो कंबाइंड सिस्टम बना, इसको अगर एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस करें, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट करें, तो ये K1 और K2 और K इक्विवेलेंट कैसे रिलेटेड है? इसका फॉर्मूला होता है 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2, रेसिप्रोकल का सब। अगर एक इससे ज्यादा होंगे तो इसी को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कुछ इस तरीके से, और इसको अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, इसको अगर रिप्लेस करना हो सिंगल स्प्रिंग से K इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है अलजेब्रिक सम एंड सो। मतलब अगर हम लोग रेजिस्टेंस से थोड़ा बहुत परिचित है, सीरीज और पैरेलल हमने पहली बार उसी में पढ़ा था, ये बिल्कुल अपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स is opposite of electrical resistance। जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, सीरीज में डायरेक्ट सम होता है, पैरेलल में रेसिप्रोकल का सम होता है, बिल्कुल उसी का उल्टा अपोजिट स्प्रिंग में काम आता है। और इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो जो हमने फॉर्मूले कटिंग के लिए डेराइव किए थे, उसको प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। जैसे हमने आपको बताया था कि एक स्प्रिंग को अगर इक्वली कट कर दिया जाए, ये स्प्रिंग है और इसको इक्वली कट कर दिया जाए लाइक दिस, तो ये दो स्प्रिंग बन जाएंगे। और दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। अगर इन दोनों को सिंपली ज्वाइन कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ओरिजिनल स्प्रिंग की तरह ही हो जाएगा। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो ओरिजिनल के बराबर ही होना चाहिए ना।
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट और इस इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2k प्लस 1/2k, ये हो जाएगा 2/2k। तो सीधे सीधे k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k। बहुत आसानी से इस बात को प्रूफ किया जा सकता है। मैथमेटिकल प्रूफ इसको नहीं बोलेंगे, ये एक एग्जाम्पल से इसको हमने प्रूफ किया, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सब के पीछे बहुत गहरा गहरा लॉजिक है, लेकिन एक्चुअली ये जो डिस्कशन है स्प्रिंग का, ये इस चैप्टर में उतना ज्यादा ये काम नहीं आएगा। ये जो कटिंग वगैरह है ये काम आएगा, एक चैप्टर होता है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उस चैप्टर में इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्प्रिंग रिलेटेड, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। तो एक सेकेंड लास्ट चैप्टर है ये क्लास 11 का, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्प्रिंग को कट करना, स्प्रिंग को कंबाइन करना। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग से थोड़ा सा हटके है, इस चैप्टर में भी कभी कभी पूछ देते हैं। जैसे कभी ऐसा सिचुएशन दिया गया, एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है और उसके बगल में भी एक स्प्रिंग है। अब ये है हमारा K1 और ये हमारा है K2 और ये मान लीजिए कोई भी मास है M। पहले तो पूछ दिया जाए कि ये K1 और K2 ये कैसे कनेक्टेड है, हाउ दिस K1 एंड K2 आर कनेक्टेड, सीरीज में है, पैरेलल में है, नन में है, क्या है? सर पैरेलल में अगर उसको पूरा टिल्ट किया तो K2 को। ओके, तो देखने में ये जो सीरीज की तरह दिखता है, ये एक्चुअली एग्जांपल है पैरेलल कॉम्बिनेशन का। अब जैसे मैंने बताया कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग को कब बोलेंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में कब बोलेंगे, ये सिंपल डायग्राम से हमने तो बता दिया है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक इसके पीछे क्या क्या है वो नहीं बताया, क्योंकि उतना सारा इंफॉर्मेशन एक बार में डाइजेस्ट होगा नहीं। हम बता भी दे तो सब ऊपर से चला जाएगा। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, अगर इस पे एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक से रिप्लेस करना हो, सो दैट विल लुक लाइक दिस। हमारा हो जाएगा K1 प्लस K2। तो दिस सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज एग्जैक्टली सेम। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। तो स्प्रिंग फोर्स पर अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमारे स्प्रिंग फोर्स खत्म हो जाएगा। इसमें और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम लोग अगले क्लास में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आज जो हमने बताया स्प्रिंग फोर्स का, ये सारे बेसिक बातें हैं। और ये अगर नहीं हमारा अगर रेडी हुआ तो हमारे अंदर दिमाग के अंदर लॉजिक नहीं बनेगा कि कोई चीज क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। और नेक्स्ट क्लास आज फ्राइडे, कल शाम को है ना, नेक्स्ट क्लास इज बेस्ड ऑन कंस्टेंट रिलेशन एज वेल। कंस्टेंट रिलेशन अभी तक हमने आपको नहीं सिखाया है, तो इन सारे फोर्सेस के बाद अब हम लोग कंस्टेंट रिलेशन सीखेंगे। पुल्ली, ब्लॉक, वेज, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रेंट। और वो भी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा कंस्टेंट के क्वेश्चन नहीं आते, 2-3 बस आते हैं, वो रटवा देंगे तो हो जाएगा। लेकिन कांस्टेंट अपने आप में एक बहुत ही अनोखा चीज है। देखो, जब भी हम क्लास में चीजों को पढ़ते हैं तो एक बात दिमाग में बैठा लो, ये नीट में आता है और ये नीट में नहीं आता है। अगर ऐसे सोचकर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम नीट के बराबर भी नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ चीजें हमको अपने माइंड को डेवलप करने के लिए भी पढ़नी पड़ती है। अब भले ही वो आए नहीं आए, वो एक अलग मैटर है। तो बहुत सारे टॉपिक्स में चीजें हम बहुत विस्तार तरीके से बताते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उतना डिटेल्स में और उतना डेप्थ में नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है।
बस इसलिए कि अगर उतना डिटेल्स डेप्थ तुमको आता रहे तो नीट के क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। अगर कभी मन हो कि हमको इंजीनियरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो भी तुम कर सकते हो। तुमको ऐसा नहीं होगा कि अच्छा हम तो मेडिकल के हैं तो हमको तो इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस बनेंगे नहीं, या वो बहुत अलग क्वेश्चन होते हैं वो हमसे नहीं बनेगा। ये जो बात है, वी आर स्टडिंग फिजिक्स, वी आर स्टडिंग द सेम सिलेबस फॉर जेई। उस जेई का सिलेबस है वही लगभग मेडिकल का भी है, एक आध थोड़ा सा डिफरेंस हटा दिया जाए। जो क्वेश्चन वहां दिए जाते हैं अगर कभी हमको करने मिल गया तो हमको नहीं आता और हम तो ऐसा सोच ही नहीं पा रहे, हम तो ऐसा जानते ही नहीं है, ये सिचुएशन नहीं होना। और चूंकि अभी हमारे पास 2 साल में इनफ टाइम होता है तो वी कैन लर्न। अगर हम पूरा अगर एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाने लगेंगे कि यही क्वेश्चन आता है और यही करना है, अपने को इससे आगे करना ही नहीं है, तब ये क्या होगा कि नॉलेज को नैरो कर देगा। और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन असली पढ़ाई सीखने के लिए पढ़ने में ज़्यादा मजा है। स्टडी टू लर्न, स्टडी टू अंडरस्टैंड, स्टडी टू नो ये चीज़ है क्या, कैसे वर्क करता है। उसके बाद एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई तो मार्क्स में भी वो कन्वर्ट हो ही जाएगा। इसलिए जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ और जितने डेप्थ में पढ़ाता हूँ उतना डेप्थ तो कम से कम हमको चाहिए ही चाहिए। ये ऐसा नहीं आता क्वेश्चन, वैसा नहीं आता क्वेश्चन, इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, ये सब चीज़ें जो बचने के लिए बच्चे ट्राई करते हैं कि अपने को पढ़ना कम पड़े, करना कम पड़े, तो दिक्कत है। आज नहीं दिक्कत आएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जाके दिक्कत आनी तो है ही हो। इसलिए हमने जस्ट हल्का एक हिंट दिया है। स्प्रिंग फोर्स रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हम लोग कल देखेंगे। 2-3 वैरायटी आज हमने नहीं डिस्कस की, जल्दीबाजी हो जाता है। और कल जो मतलब नेक्स्ट क्लास में जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है वो है कंस्ट्रेंट मोशन, और इसके रिलेटेड हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू। सब लोग मार्क्स अपडेट कर दीजिएगा। मैं मार्क्स अपडेट करने का जो लिंक है वो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में।